तो पिछली क्लास में हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग हमारा दूसरा डिकम्पोजिशन शुरू करते हैं, दैट इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर आप इसको फोटोलिसिस भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो यूज़ करो। अब जैसे कि पुरानी 2 क्लासेस से हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट्स उसका, तो इतना तो तुमको अभी तक पता हो ही गया होगा कि बेसिकली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस हम कहते किसको हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन को आप करवाना चाहते हो, आपके पास मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, आप चाहते हो कि ये सब्सटेंस से कुछ नया प्रोडक्ट बने केमिकली। ठीक है, इस सब्सटेंस से आप चाहते हो कि कुछ नया प्रोडक्ट बने केमिकली, मतलब आप ये चाहते हो कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो जैसा कि तुम जानते हो, केमिकल रिएक्शन होने के लिए तुम्हें हमेशा क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सही कह रही हूँ मैं? अब एनर्जी कैसे सप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये हम लोगों का कंसर्न होता है। आप चाहो तो एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करो, चाहो तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में सप्लाई करो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में अगर मान के चलते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, और मान लेते हैं आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ, आप उसका एनर्जी सप्लाई कर रहे हो किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ऐसे केस में बस उसी रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है लाइट, इस लाइट का मतलब हमेशा सनलाइट हो। ठीक है, यहाँ पे डजंट मीन्स कि यहाँ पे लाइट का मतलब हमेशा क्या होगा, हमेशा एक सनलाइट होगा, ऐसा नहीं होता। आप सनलाइट यानी कि क्या होती है, सनलाइट का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे मान के चलते हैं आपने एक्सरेज लेट से ले लिया, वैसे एक्सरेज तो अलग ही कार्य कर डालती हैं, चलो ठीक है, खैर मान लेते हैं आपने इंफ्रारेड रेज ले ली, या फिर आपने माइक्रोवेव रेज ले ली। तो आप अलग अलग लाइट के फॉर्म्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, किस पर्पज़ के लिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तुम्हें लगेगा कि माइक्रोवेव की रेज को भी लाइट कहते हैं क्या? बिल्कुल, जब आप अभी आगे नया चैप्टर पढ़ोगे 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ एक टॉपिक होगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रीड करेंगे कि लाइट के इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सनलाइट पढ़ेंगे कि सनलाइट बेसिकली आप लोगों का किस तरीके से क्या करवाती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रही है। अब देखो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है ये तो जान लिया, अब हम लोगों को इसके एग्जाम्पल्स के साथ डील करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के जितने एनसीईआरटी में लिखे हैं या किसी और टेक्स्ट बुक में लिखे हैं सिर्फ उतने होते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, राइट। बट दिक्कत ये है कि हम उतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में होता है। तो देखो, एक एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ, वो होता है आप लोगों का क्लोरोफॉर्म। तुम लोगों ने शायद सुना होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में। पहले के ज़माने में हॉस्पिटल में बिफोर सर्जरी पेशेंट को क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, है ना, उसको बेहोश किया जाता था। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि रुमाल में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिला दिया और सुंगा दिया और किडनैप करके लेके चले जाते थे। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसको क्लोरोफॉर्म को देखो स्टोर कैसे किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है इन डार्क बॉटल्स। ठीक है, एक बहुत ही डार्क बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। इवन आपने ऐसी कई दवाइयाँ भी देखी होंगी, स्पेशली ये खांसी वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं, है ना, आपने कई ऐसे सिरप देखे होंगे, कई ऐसी टैबलेट्स देखी होंगी जिन लोगों को हम लोग कैसे हैं, डार्क ब्राउन डार्क कलर की बॉटल्स में यूजुअली स्टोर करके रखते हैं, और उनके इसमें लिखा रहता है कि डोंट कीप इट इन डायरेक्ट सनलाइट, है ना, इसको सनलाइट से दूर रखिए। ऐसा क्यों लिखा रहता है, इसको समझते हैं क्लोरोफॉर्म के एग्जाम्पल से। देखो, अगर मान के चलते हैं किसी हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की हैंडलिंग
प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। ठीक है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप लोगों का जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की हैंडलिंग क्या हुई, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। अब ऐसे केस में अगर क्लोरोफॉर्म की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस मौजूद होती है, बराबर। मैं तुम्हें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ कि दिक्कत क्या है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। आपने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की है और आपका क्या किया है, आप लोगों का उसको O2 के एक्सपोजर में लेट से वो आ गई है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये क्लोरोफॉर्म O2 एटमॉस्फेरिक O2 के संपर्क में आती है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फॉस्जीन। ठीक है, और साथ ही साथ में HCl। क्या बनाती है? फॉस्जीन। और क्या बनाती है? HCl। अगर मान लेते हैं किसी डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर फॉस्जीन को यूज़ किया तो ये फॉस्जीन बोलो आप लोगों की कैसी हो गई? बहुत ही पॉइजनस होती है। अगर तुम इसको यूज़ कर दोगे पेशेंट केस में तो वो तो मर जाएगा, है ना। तो ये तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि आपके क्लोरोफॉर्म को, बराबर, क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर की O2 से संपर्क में आती है तो क्या बनाती है? फॉस्जीन बनाती है। और अगर वो फॉस्जीन बना लेती है, ठीक है, तो ऐसे में बोलो क्या हो जाता है, आप लोगों का वो पॉइजनस हो जाती है। और अगर तुमने उसको यूज़ किया, ठीक है, अगर तुमने उसको यूज़ किया तो ऐसे में बोलो क्या हो रहा है, ऐसे में आप लोगों का सीधा ऊपर। हमारे लिए हेल्दी चीज़ नहीं है ये। अच्छा, तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको बहुत ही हम लोगों को क्या करना रखता है, सावधानी से हम लोगों को यूज़ करना होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में तुम देखो, आप लोगों का जो क्लोरोफॉर्म था वो एक रिएक्टेंट था जो कि टूट कर किस में कन्वर्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, फॉस्जीन और HCl नामक एक प्रोडक्ट में। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये आप लोगों के क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, डेफिनेटली डिकम्पोज हो गया। किसकी वजह से डिकम्पोज हुआ? एटमॉस्फेयर की O2 और एटमॉस्फेयर की अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, इन दोनों की वजह से। अब जब वो टूट गया तो टूट जाने के बाद उसने एक कैसा प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो हमारे लिए पॉइजनस है, राइट। सो देयरफॉर हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है कि क्लोरोफॉर्म को एक डार्क कंटेनर में सनलाइट से, एटमॉस्फेरिक O2 से बचा के रखा जाए। क्योंकि अगर तुमने नहीं बचाया तो वो क्या करेगा, रिएक्शन शुरू करा देगा। और अगर उसने रिएक्शन शुरू करा दी तो वो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, हो सकता है, जो कि हमारे लिए क्या हो, अनडिजायरेबल हो, हमारे लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो क्लोरोफॉर्म है या उससे जैसी कोई दूसरी मेडिसिन होती हैं जो आप लोगों की एटमॉस्फेयर में मौजूद सनलाइट के संपर्क में आते बराबर कुछ अजीबोगरीब प्रोडक्ट बना सकती हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया या कुछ भी अगर कर लिया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है उन लोगों को डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखना। इस पर्टिकुलर बातचीत से ये भी समझ में आता है कि भैया मैंने तो कोई हीट नहीं दी, है ना, मैंने तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, फिर भी यहाँ पर आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया। तो ये इस बात का प्रूफ है, ठीक है, ये इस बात का प्रूफ है क्या, कि हम लोगों की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसकी वजह से हुई है, हम लोगों की रिएक्शन जो एनर्जी, ठीक है, बराबर, जो एनर्जी किसने दी, सनलाइट ने दी। तो ये बात प्रूफ करता है, ये बात प्रूफ करता है कि हाँ, सनलाइट भी बोलो क्या करती है, आप लोगों का क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि रिएक्शन क्या हो सके, आगे जा सके, बराबर है। अच्छा, अब ऐसे केस में ये तो मैंने वो एग्जाम्पल बताया जो तुम्हारे बुक्स में नहीं था, बट तुम्हें पता होना चाहिए ताकि अगर कोई तुमसे पूछे या तुम्हें नहीं भी तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि क्यों, ठीक है, क्यों आप लोगों की कुछ दवाइयाँ डार्क कलर की बॉटल्स में रखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब देखो तुम्हारी किताब में 2 एग्जाम्पल्स हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के, एक है डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr और एक है डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl।
ये दो डिकम्पोजिशन, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरा है आप लोगों का AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये AgBr और ये जो AgCl है ना, इन लोगों को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, किसमें यूज़ करते हैं इसको, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। कैसे यूज़ करते हैं वो उतना हमारा डिटेल काम नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में जो कैमरेज आते थे आपके, है ना, अपन लेते थे, फोटो क्लिक करते थे, जिसमें रील डाला करते थे, नेगेटिव्स डाला करते थे, उस पर्टिकुलर फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, अगर आप लोगों के पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ये आपके पास AgBr है, इस AgBr को अगर मान लेते हैं आपने सनलाइट दी, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या दी, इसको सनलाइट दी। अब जैसे ही ये सनलाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज इसके संपर्क में आएगा, इसके संपर्क में आने से क्या होगा, ये टूट जाएगा, इसके अंदर का Ag अलग हो जाता है और इसके अंदर का जो Br है वो अलग हो जाता है। तो Ag क्योंकि एक मेटल है तो वो अकेला ही रहता है, लेकिन ब्रोमीन आप लोगों की क्या है, ब्लोरीन आप लोगों का क्या होता है, अलग हो जाता है, गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, AgBr2। अब ध्यान से देखना, जब अल्ट्रावायलेट रेज नहीं थी, ठीक है, तब आपके AgBr का कलर क्या था, तब हम लोगों का जो ये AgBr है इसका कलर हुआ करता था पेल येलो। ये एक पेल येलो कलर की क्या होती है, PPT होती है, बराबर है। अच्छा, उसके बाद जब इसमें हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों का अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो गया। Ag तो देखो गैस के फॉर्म में अलग हुआ है, ठीक है, Ag किसके फॉर्म में अलग हुआ है, गैस के फॉर्म में। और अगर मैं ब्रोमीन गैस की बात करूं तो तुम्हें ब्रोमीन गैस की कलर पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या कि ये रेडिश ब्राउन कलर, मतलब अगर आप रेड कलर को और ब्राउन कलर को आप अगर मिक्स कर दोगे तो जो भी कलर बनेगा उस प्रकार की ये क्या होती है, आपकी गैस होती है। अब जो Ag है, Ag क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर बनता है और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है सिल्वरी सिल्वरी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आप लोगों की डिकम्पोजिशन। बट ये डिकम्पोजिशन किसने कराई, ये डिकम्पोजिशन आपके सनलाइट ने कराई। अगर मान लेते हैं यहाँ पे AgBr की जगह लेट से AgCl होता और अगर तुम उसको अल्ट्रावायलेट लेट से रेज देते या फिर मैं कहूँ सनलाइट देते, तो फिर ऐसे में क्या हो जाता, फिर ये भी टूट कर क्या बनाता, Ag बनाता और कौन सी गैस यहाँ से निकलती, Cl2 निकलती। जो AgCl होता है ना, ये एक वाइट कलर की PPT होती है, ठीक है, और जब आप इसको तोड़ दोगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का एक सिल्वर कलर के Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, जैसे ऊपर वाले केस में कौन सी गैस बाहर निकली थी, आप लोगों की ब्रोमीन गैस बाहर निकली थी, तो यहाँ पे कौन बाहर निकल रही है, यहाँ क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और ये जो क्लोरीन गैस निकलती है ये बेसिकली येलो और ग्रीन कलर को, ठीक है, अगर आप मिक्स कर दो तो येलो और ग्रीन कलर आपका कैसा दिखता है, ग्रीनिश येलो कलर, ये उस तरीके की आपकी क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, ये बस दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है। गैसेस के कलर अगर याद होंगे तो अच्छी बात है, फ्यूचर में काम आएगा, है ना। और इसमें अगर PPT के कलर याद होंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ लगे तो यहाँ एक नोट लिखवा देती हूँ। देखो, जो आपका AgCl होता है ना, ये वाइट कलर की PPT बनाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपका AgBr होता है ये आपकी पेल येलो मतलब हल्के येलो कलर की PPT बनाता है। और उसके अलावा जो तुम्हारा AgI होता है ये कौन से कलर की PPT बनाता है, ये डार्क येलो या फिर मैं कह सकती हूँ प्रॉपर येलो कलर की PPT बनाता है। इस तरीके से आपको PPT वगैरह के कलर याद होने बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, गैसेस के बारे में अगर हम लोग बात कर दें तो ऐसे में बताओ क्या हो जाएगा, आप लोगों की जो ब्रोमीन है ना, अगर मैं इसकी क्लोरीन की बात करते हैं तो ग्रीन कलर और अगर आप येलो कलर इनको मिक्स कर देते हो तो जो कलर बनता है उस कलर की इनकी गैस का कलर होता है। अगर Br2 की बात करूँ तो जो आप लोगों का Br2 है इसमें अगर आप रेड कलर को और अगर आप ब्राउन कलर को मिक्स कर दोगे तो ये आपका जो कलर बनेगा वो रहेगा। तीसरी चीज़, अगर मैं आयोडीन के बारे में बात करूँ, ठीक है, वैसे तो आप लोगों का जो आयोडीन होता है ना वो बेसिकली थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, बट स्टिल अगर मैं इसके कलर के बात करती हूँ तो ये आप लोगों को पर्पल कलर की गैस देता है। ठीक है, पर्पल कलर की गैस निकल कर आती है।
ठीक है, ये जानकारी थी किसके बारे में, आप लोगों के हेलोजेंस की फैमिली जो होती है ना पीरियोडिक टेबल में, उसके कलर के बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें एक छूट गया है, उसका भी बात कर लेते हैं। F2 फ्लोरीन गैस अगर रही तो देखो फ्लोरीन गैस का येलो कलर आपको मिलेगा, हल्की हल्की येलो कलर की आपको क्या मिलेगी, ये पर्टिकुलर गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई कहानी आपके सबके बारे में। अच्छा, इसमें मैंने इस बारे में बात नहीं की कि AgF के बारे में मैडम आपका क्या ख्याल है। तो देखो ये तीनों लोग PPT बनाते हैं, ठीक है, ये तीनों PPT बनाते हैं। अच्छा, लेकिन AgF जो होता है ये PPT नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, जब आप लोग आगे 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। बट फिर भी अगर तुम लोगों को ये पता होगा कि AgF PPT बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये PPT नहीं बनाता, इसीलिए इसके PPT के कलर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए इसके PPT के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि अगर आपके पास AgF का कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो AgF का कंपाउंड दिखता कैसा है, मतलब कुछ कलर होता है कि आप लोगों का वाइट कलर का होता है, तो AgF PPT नहीं बनाता है, ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी जो कलर लिखवा कर दे रही हूँ मैं उसके PPT का कलर नहीं लिखवा रही हूँ, मैं AgF का खुद का कलर लिखवा रही हूँ। मैं किसका कलर लिखवा रही हूँ, AgF के खुद का कलर। ठीक है, कि AgF PPT नहीं बनाता, वो एक प्रॉपर क्रिस्टलिन सॉलिड होता है बराबर, लेकिन इसका जो कलर होता है वो आपका येलो कलर, और अगर आप ब्राउन कलर को मिक्स कर दोगे तो जो कलर क्रिएट होगा येलोइश ब्राउन कलर, उस तरीके का ये दिखेगा, बट PPT नहीं बनाता। ठीक है, जब आप 11th स्टैंडर्ड में फजांस रूल वगैरह पढ़ोगे ना तब उसका रीजन पता चलेगा। ठीक है, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों आप लोगों के कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये जो AgF होता है ना ये आप लोगों का कौन सा कंपाउंड होता है, ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अच्छा अब होता कैसा है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपकी जो ये रील होती है, होप सो कि तुम लोगों ने रील देखी हो, जिसको हम लोग निगेटिव भी कहते हैं। ये जो निगेटिव होते हैं इनके ऊपर आप लोगों का हम AgBr की क्या करते हैं, डिपोजिशन कर लेते हैं। मतलब इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पतली सी लेयर, थिन लेयर, इसके ऊपर किसकी लगा देते हैं हम लोग, थिन लेयर AgBr की, उस नेगेटिव के ऊपर क्या कर देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। अब मान लेते हैं ये सूरज की रोशनी है, ये इस तरीके से ये सूरज की रोशनी है। जब ये पर्टिकुलर सूरज की रोशनी आप लोगों की गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी, उस नेगेटिव के ऊपर गिरेगी, तो होता क्या है, जैसा कि हमने बात की कि पर्टिकुलर सूरज की रोशनी के आने की वजह से वो जो एरिया है जिससे, ठीक है, जिसके ऊपर वो गिरेगी, वो पर्टिकुलर एरिया बताओ कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया को सनलाइट मिल रही है, वहां डिकम्पोजिशन होगा। मान लेते हैं ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे सनलाइट गिरी, बाकी जगह नहीं गिरी, तो ये पर्टिकुलर एरिया कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर का दिखने लगेगा, बाकी आपको ब्लैक का ब्लैक ही दिखेगा। तो इनडायरेक्टली आपको कैसा देखने को मिलेगा, जब आप निगेटिव को देखोगे कि ये इस तरीके से आपकी निगेटिव है, बाकी एरिया पूरा ब्लैक है, और जितने एरिया पे लाइट गिरी उतना एरिया ही आपका से ग्रे कलर का दिख रहा है, तो आपको उस ग्रे कलर की शेप दिखने लगेगी। और इसी ग्रे कलर की शेप को बेसिकली हम लोग क्या कहने लगते हैं कि हम लोगों को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या मिल गया, फोटोग्राफ मिल गया। तो फोटोग्राफ एक कैमरे को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट या उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, जहाँ पे कोई सामान रखा हुआ, लाइक पेड़, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई घोड़ा, उन ऑब्जेक्ट्स के ही आपको क्या मिले, उन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट गिर रही है, बाकी जगहों पर नहीं, ऐसा मानते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। और उतने ही चीज़ों को वो आपकी रील के अंदर क्या कर पाता है, डिकम्पोज जाती है उसकी रील, और आपको उतनी जगह की क्या दिखती है, इमेज देखने को मिलती है। बाकी वाला पोर्शन आपका पूरा ब्लैक रह जाता है क्योंकि वहाँ से हमको लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, और इस वजह से वहाँ कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो पूरा एरिया ब्लैक। और अगर घोड़ा बना है तो घोड़े की शेप का डिकम्पोजिशन दिखेगा, अगर आदमी खड़ा है तो आदमी की शेप का डिकम्पोजिशन दिखेगा, लाइक दैट। और फिर तो समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें अब एडवांस हो ही गई हैं, खैर, बट मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। ठीक है, डन। ये था आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा तुम्हारे सिलेबस में और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं अभी बता देती हूँ, ये तुम लोगों को आई थिंक बायोलॉजी का एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, शायद उसमें ये चीज़ आप लोगों के पास आएगी, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन होती है ना, इस ओजोन का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इस ओजोन का डिकम्पोजिशन भी
आप लोगों की सनलाइट कराती है। इस बारे में तो तुमने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं मान ही नहीं सकती। बचपन से सुनते आ रहे होगे कि ओजोन हम लोगों की बेचारी सड़ती जा रही है, डिकम्पोज होती जा रही है ना? क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। सो ओजोन का डिकम्पोजिशन भी बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? आप लोगों की फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हम लोगों के एटमॉस्फेयर में जो भी ओजोन होती है, उस ओजोन को एटमॉस्फेयर में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज क्या करवाती हैं? डिकम्पोज करवाती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओजोन। अगर मान लेते हैं कोई अल्ट्रावायलेट रेज, लेट्स से यूवी, इस ओजोन के ऊपर गिरती है, तो गिरने के बाद वो उसको O2+O इसमें कन्वर्ट कर देती है। अब ये O कहाँ से आया, O2 कहाँ से आया, वी विल स्टडी लेटर, जब ये पार्ट आपके बायोलॉजी में आएगा। बट अभी तक आपको बस याद रखना है कि ओजोन भी बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज को यहाँ ओवर करते हैं, कल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे।